गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आपका द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन और शॉर्ट टर्म डेट जो था लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देख लिया था। आज थर्ड लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। ओके, चलो समझते हैं। एक तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लॉन्ग टर्म डेट है इसकी कुछ फॉर्म्स होंगी। क्या क्या चीजें आएंगी इसमें? जैसे लॉन्ग टर्म डेट में आप डिबेंचर्स आ सकते हैं, इसमें बॉन्ड्स आ सकते हैं, और मैं बोलूं अगर लॉन्ग टर्म डेट में तो इसमें आएगा टर्म लोन। जैसे 5, 10, 15, 20, 25 सालों के लिए अगर आपने टर्म लोन ले लिया, किससे? चाहे आप बैंक से भी ले सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। तो डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, टर्म लोन, ये सारे हमारे किसके फॉर्म से हैं? लॉन्ग टर्म डेट के फॉर्म से। एक और चीज फिर हम देखते हैं कि हमारा जो लॉन्ग टर्म डेट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होगा आपका रिडीमेबल और सेकंड होगा आपका इररिडीमेबल, जिसको हम और परपेचुअल भी बोल सकते हैं। सर मतलब क्या होता है रिडीमेबल और इररिडीमेबल का? मान लीजिए जो डिबेंचर है वो आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू किए, 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, और एक निश्चित अवधि और समय के बाद में आप उनको वापस क्या करने वाले हो? रीपे करने वाले हो। तो वो हो जाएंगे हमारे रिडीमेबल, जिनको आप क्या करोगे? वापस से रिडीम करोगे। और इररिडीमेबल कौन से हैं? जिनको आप वापस से रिडीम नहीं करोगे, यानी उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं है, आपने उनको लाइफ टाइम के लिए क्या कर दिया? इशू कर दिया। तो ऐसे डिवेंचर जिनको निश्चित अवधि के लिए इशू किए गए और बाद में आप उनको मैच्योर कर लोगे, उनको रीपे कर लोगे, वो कौन सा हो गया आपका? रिडीमेबल। और ऐसे डिवेंचर्स या फिर ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म डेट जो आपने लाइफ टाइम के लिए इशू किया, वो कौन सा होगा आपका? इररिडीमेबल, जिसको परपेचुअल भी बोलते हैं। आई यहां तक बात समझ में? चलो आगे देखते हैं रिडीमेबल। अब पहले हम कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं? चलो पहले हम स्टार्ट करेंगे इररिडीमेबल, वो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। पहले हम स्टार्ट करेंगे इररिडीमेबल, और आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो डिबेंचर्स पे दे रखे हैं। तो आप समझ लिए इररिडीमेबल डिबेंचर्स। क्या फॉर्मूला होगा इसका और इसको किससे डिनोट करेंगे? तो आप ध्यान रखना कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें जो लॉन्ग टर्म डेट है हम उसको किससे डिनोट करते हैं? हम उसको डिनोट करेंगे के डी से। के का क्या मतलब हुआ? के का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और डी का क्या मतलब हो गया? वो हम डिनोट कर रहे हैं किसको? डेट को। तो जब भी आप लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको किससे डिनोट करेंगे? के डी से। अब हम देखते हैं जो के डी है उसका इररिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए क्या फॉर्मूला है। तो उसका फॉर्मूला होगा आपका इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कौन सी? केडी। और ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये आएगी बिफोर टैक्स। ये आपकी वैल्यू आएगी कौन सी? बिफोर टैक्स। तो क्या सर हम केडी आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं? हाँ, हम केडी आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करते हैं। उसमें क्या होगा सर? उसमें सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि जब आप इंटरेस्ट लेंगे इसके साथ में आपको कर देना है 1 माइनस टैक्स। बाकी सेम है। सेम कैसे? डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100।
मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमें ध्यान में रखना है क्या कि जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स है जिसको हम डिनोट किससे करते हैं के डी से, कॉस्ट ऑफ डेट, उसका कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा हो गया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। और उसी को अगर आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करने के लिए बोले तो इंटरेस्ट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा अगर आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डेट। क्लियर है? दो इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो अब यहां पर इस फॉर्मूले में मुझे नजर आ रहा है कि हमारे पास में दो चीजें अगर हमें पता होगी तो हम क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट क्या चीज होगी, फर्स्ट चीज होगी आपकी इंटरेस्ट, हाँ सर इंटरेस्ट होगी, और सेकंड जो चीज होगी वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी नेट प्रोसीड्स। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखो इंटरेस्ट का मतलब सीधा सीधा हो गया किस चीज से, ब्याज से, है ना। तो जैसे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10% डिबेंचर्स कितने हैं, तो इसने बोल दिया 5 लाख। 10% डिबेंचर कितने के, 5 लाख के। तो हम क्या करेंगे, ये 5 लाख क्या होगी हमारी फेस वैल्यू, ये 5 लाख क्या होगी हमारी फेस वैल्यू। हमेशा एक चीज पक्का याद रखना है, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो उसका आप कैलकुलेशन किससे करोगे, फेस वैल्यू। हो सकता है आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई हो, मार्केट वैल्यू दी हुई हो, और भी कोई वैल्यू दी हुई हो, हमें किसी को कंसीडर नहीं करना। जब भी इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे वो आप किस पे करोगे, ऑन फेस वैल्यू। ये बात पक्का आपको ध्यान रखनी है। और इंटरेस्ट छोड़ आगे हम जब प्रेफरेंशियल इक्विटी शेयर पे भी जाएंगे, जब भी आप देखोगे, आप डिविडेंड भी जब कैलकुलेट करोगे तो आप किस पे करोगे, ऑन फेस वैल्यू। तो पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, दो ही तो बातें ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड। पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो किस पर करोगे, आप ऑन फेस वैल्यू। तो इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं बोलूंगा कि फेस वैल्यू है 5 लाख और डिबेंचर्स को किस रेट से इंटरेस्ट पे करना है, एनुअली 10%। ये आ गया आपका 50,000, ये क्या आ गया आपका इंटरेस्ट। क्लियर है? तो सर नेट प्रोसीड्स क्या होती है, नेट प्रोसीड का मतलब होता है इन हैंड में आपके पास में कितना पैसा आ रहा है। जैसे जब हमने शॉर्ट टर्म डेट किया था तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, क्या कि मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया, कितने का, 50,000 का, और बैंक वालों ने उस पे मान लीजिए 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी फीस, ट्रांजैक्शन फीस, किसी भी नाम से 1,000 रुपए काट लिए। तो मेरे खाते में कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे अकाउंट में आ रहे हैं 49,000। तो नेट प्रोसीड्स कितनी होगी आपकी, 49,000। चाहे लोन अमाउंट 50,000 का हो, लेकिन मेरे पास इन हैंड में जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं वो पैसा कितना आ रहा है, 49,000। तो नेट प्रोसीड कितनी होगी, 49,000। वैसे ही यहां पर हमेशा नेट प्रोसीड में आपको ध्यान रखना है कि आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपकी फेस वैल्यू होगी उसमें लेस करोगे। क्या लेस करोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। आप क्या माइनस करोगे, फ्लोटेशन कॉस्ट। सर जैसे बैंक के लिए तो फ्लोटेशन कॉस्ट आपने बता दिया कि जो भी खर्चे होंगे, प्रोसेसिंग फीस, स्टैंप ड्यूटी, है ना, और ट्रांजैक्शन फीस, वो हो गए। लेकिन जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसके लिए हमें क्या खर्चे लगते हैं। हमने जब 1 करोड़ के डिबेंचर इशू किए तो क्या हमें 1 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे क्या, नहीं। यहां पर भी आपको 1 करोड़ के डिबेंचर इशू करने पे 1 करोड़ रुपीस नहीं मिलेंगे। यहां पर आपके बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला डिबेंचर इशू करने के लिए मैंने बहुत सारे ब्रोकर्स पकड़ लिए तो मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ेगी। मैंने बहुत सारे अंडरराइटर्स पकड़ लिए तो मुझे अंडरराइटर कमीशन देना पड़ेगा। यहां पर भी मैं जब डिबेंचर इशू करता हूं ना तो मैं प्रोस्पेक्टस बनवाता हूं कि जिसमें सारी डिटेल्स होती है, उसके भी मेरे खर्चे लगे। तो जब एक कंपनी डिबेंचर भी जब इशू करती है तो बहुत सारे तरह तरह के खर्चे कंपनी के हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे जैसे मैंने 5 लाख डिबेंचर इशू की और 5 लाख डिबेंचर इशू करने के लिए मेरे 50,000 रुपए की क्या हो गए, खर्चे हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, इन हैंड में मेरे पास में कितना पैसा आया जो मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता हूं। हालांकि डिबेंचर तो मैंने 5 लाख के इशू किए थे, लेकिन 50,000 के मेरे क्या हो गए, क्योंकि खर्चे हो गए, इसलिए इन हैंड में मेरे पास में कितने बचे, 4.5 लाख।
तो जब भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है, आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट करोगे तब आपको फेस वैल्यू में से जो आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट है वो क्या करनी है, डिडक्ट करनी है। ये सिर्फ और सिर्फ कब, जब करनी है जब आपके पास ना प्रीमियम दिया हुआ हो ना डिस्काउंट दिया हुआ हो। अगर प्रीमियम और डिस्काउंट दिया हुआ होगा तो हमें उन्हें भी कंसीडर करना पड़ेगा। आइए हम इस चीज को भी समझते हैं। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूं क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हमें दो ही बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, इंटरेस्ट, और दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है, नेट प्रोसीड्स। चलो अब हम और अच्छे से समझते हैं, है ना। हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो नेट प्रोसीड है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। तो अभी ही मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रोसीड है वो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, जब फेस वैल्यू में से आप क्या माइनस कर दोगे, आप माइनस कर दोगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ये कब होगा, जब आपका क्वेश्चन दिया वो कैसा दिया वो एट पार। एट पार का क्या मतलब है, यानी 10 रुपए का जो मैंने शेयर इशू किया उसके बदले में कितने रुपए ले रहा हूं, 10 रुपए ले रहा हूं। तो सर और भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर मान लो डिवेंचर मैंने इशू किए कैसे, एट प्रीमियम पे। प्रीमियम का क्या मतलब है, जैसे 10 वाला शेयर मैंने इशू किया कैसे, 12 रुपए में, तो 2 रुपए यहां पर क्या हो गया, प्रीमियम। तो यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप नेट प्रोसीड कैलकुलेट कर रहे हो और वो भी कैसे कर रहे हो, एट प्रीमियम पे कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, फेस वैल्यू में फ्लोटेशन कॉस्ट तो माइनस करनी ही करनी है। वो तो जैसे पहले किया था वैसे ही किया था, लेकिन प्रीमियम को भी कंसीडर करना है। और प्रीमियम क्या होगा, हमेशा फेस वैल्यू में ऐड। प्रीमियम क्या होगा, ऐड। जब भी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करो, प्रीमियम पे कैलकुलेट करो तो कैसे करोगे, फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट अगर गिवन है तो, और प्लस क्या कर दोगे आप उसमें प्रीमियम। तो सर थर्ड फिर क्या होगा, थर्ड आपका केस होगा डिस्काउंट का। अगर मान लो डिस्काउंट है, डिस्काउंट कैसा, 10 रुपए का शेयर जो है वो मैं 8 रुपए में इशू कर रहा हूं, तो डिस्काउंट में क्या होगा, इसमें आप करोगे फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट तो अभी भी माइनस करना ही करना है, लेकिन साथ में डिस्काउंट को भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। बात इतनी सी ध्यान में रखनी है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फेस वैल्यू में से फ्लोटेशन कॉस्ट तो हमेशा माइनस होगी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो। अगर प्रीमियम है तो ऐड हो जाएगा और डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा। बस इतनी बात हमें ध्यान में रखनी। आइए वापस से मेन हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट है जैसे आपको दिया हुआ होगा 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, तो आप आरओआई ले लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, फेस वैल्यू पे, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे। और जो नेट प्रोसीड है इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, फेस वैल्यू में से जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हो तब आपका क्या आ जाता है, तब आपका नेट प्रोसीड्स आ जाता है। ओके, चलो हम क्वेश्चन करते हैं, है ना, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन फाइंडर में से ले लेता हूं, है ना। अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पूरी आपकी पीडीएफ फाइल मैंने सेव कर रखी है ना। मैं जो बुक आपको करवा रहा हूं वो कौन से बुक से करवा रहा हूं, एमआर अग्रवाल से।
ये रहा है ना, थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी, हम आगे बढ़ते हैं। हमें करना है इसको क्रॉप। ना, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, ये क्वेश्चन आ गया हमारा किसका, इररिडीमेबल। इररिडीमेबल क्या होता है, जैसे मैंने बताया था आपको, ऐसे डिबेंचर्स जो लाइफ टाइम के लिए इशू हो गए, है ना। चलो देखते हैं। अ कंपनी इशू 12%, a company issue 12% डिबेंचर ऑफ ₹5 लाख एट पार। कैसे इशू किए, एट पार पे, और क्या लिखते हैं, एंड इनकर 10,000 एज इशू एक्सपेंसेस। जब हमने डिबेंचर को इशू किया तब हमारे कुछ खर्चे लग गए, वो खर्चे कौन से हो गए आपके, 10,000। चलो देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन से भी पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, डेट कैपिटल का सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले डेट कैपिटल को आप डिनोट किससे करते हैं, के डी से। फॉर्मूला देखते हैं, हमने क्या देखा था उसका, हमने फॉर्मूला देखा था इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। ये किसका फॉर्मूला देखा था हमने, ये हमने फॉर्मूला देखा था बिफोर टैक्स का। ये हमने फॉर्मूला देखा था बिफोर टैक्स का। वैसे बिफोर टैक्स ही कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहीं भी टैक्स एलिमेंट दिया हुआ नहीं है। अगर उसको आफ्टर टैक्स से क्वेश्चन करवाना होता तो वो साथ में देता कि टैक्स आपका 40%, 50%, 60%, जितना भी। तो अभी हम किसको देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं हमारा बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले इसमें क्या बोल दिया, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैंने आपको क्या बोला था, आप किस पे कैलकुलेट करोगे, ऑन फेस वैल्यू। तो मैं देखता हूं फेस वैल्यू कितनी है, मैं कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर साथ साथ में लिख लेता हूं। जैसे आरओआई कितनी है मेरी, 12%, हाँ सही है, क्योंकि हमें किस रेट से डिबेंचर्स को इंटरेस्ट पे करना है, 12% से। मैं बोलूंगा हमारी फेस वैल्यू कितनी है, तो फेस वैल्यू है आपकी 5 लाख। और जब आप 5 लाख को 12% से मल्टीप्लाई करवा देंगे तब हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट, जो कि कितना आएगा आपका 60,000। सर और क्या वैल्यू दे दी, और इश्यू एक्सपेंसेस दे दिए कितने के, 10,000 के। तो मैंने पहले ही बताया था ये जितने भी तरह के खर्चे होंगे इनको एक नाम दे दिया गया। वो नाम कौन सा हो गया आपका, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है आपकी, वो है आपकी 10,000। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कितना, वो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है ना, कितना, 60,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स आपका कितना, तो नेट प्रोसीड्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रोसीड्स का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, नेट प्रोसीड का मैंने आपको बताया था जो भी फेस वैल्यू हो उस फेस वैल्यू में से आपको माइनस कर देना है, क्या माइनस कर देना है, फ्लोटेशन कॉस्ट। थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, एफ कॉस्ट लिख दिया, आप समझ जाना है फ्लोटेशन कॉस्ट है। फेस वैल्यू कितनी, 5 लाख, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी, 10,000, तो ये आ गई आपकी 4,90,000। ये क्या आ गई आपकी नेट प्रोसीड, और यहां पर मैं पुट कर दूंगा कितनी, 4,90,000। तो जो भी आपका आएगा कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ गया हमारा केडी बिफोर टैक्स। क्या आपको समझ में आया? दो ही बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात हमें ध्यान में रखना है इंटरेस्ट, जो ऑलवेज आप कैलकुलेट करोगे किस पे, फेस वैल्यू पे। दूसरी बात ध्यान में रखनी है जो नेट प्रोसीड है ये फेस वैल्यू में से जब हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देते हैं तब हमारा क्या आ जाता है, नेट प्रोसीड। चलो हम थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। ये देख लेते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी कर लिया। अब हम चलते हैं हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। चलो देखते हैं। इशू एट पार, पोशाक लिमिटेड रिक्वायर्ड एडिशनल फाइनेंस फॉर विच इट हैज डिसाइडेड टू इशू 1009% डिबेंचर। जो पोशाक लिमिटेड है वो क्या कर रही है, उसको और पैसे की जरूरत है, उसको और ज्यादा फाइनेंस चाहिए, है ना, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। तो उसने वो क्या डिसाइड किया उसने कि वो 1009% डिबेंचर इशू करेगी, और 1000 डिबेंचर इशू करेगी
एक डिबेंचर की कीमत कितनी 500, और वो भी इशू कैसे कर दी है, वो इशू कर दी है कैसे, एट पार। चलिए ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई। साथ में क्या बोलती है, रिडीमेबल आफ्टर 8 इयर्स, रिडीमेबल आफ्टर 8 इयर्स। सर आपने तो अभी हमको जो करवाया है वो इरिडीमेबल वाला करवाया है, और ये वाला जो क्वेश्चन आ गया वो कौन सा आ गया, वो आ गया रिडीमेबल वाला। तो पहले हमें जो रिडीमेबल है उसका फॉर्मूला समझना पड़ेगा, है ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका लॉन्ग टर्म डेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला कौन सा, इरिडीमेबल, और दूसरा कौन सा, रिडीमेबल। तो अब हमें वापस से केडी कैलकुलेट करना है, वो भी किसके लिए, रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए। रिडीमेबल डिबेंचर्स के लिए आपको क्या करना है, केडी। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, उसका फॉर्मूला होगा आपका इंटरेस्ट प्लस मार्केट वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये नंबर ऑफ ईयर्स वो नंबर ऑफ ईयर्स होंगे कि कितने टाइम के लिए आपने डिबेंचर्स को इशू किया है और उसके बाद आप उनको पेड ऑफ कर दोगे, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये हमें तो बहुत हार्ड लग रहा है देखने में, ये सिर्फ देखने में ही हार्ड है, बाकी है बहुत इजी, बहुत सिंपल है, आप 1 मिनट में कर लोगे। बस आपको ये जो कुछ टर्म्स है इनके बारे में पता होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या क्या टर्म्स है। सबसे पहले केडी, तो केडी तो हमें पता ही है, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डी का मतलब डेट, तो इसका क्या मतलब हो गया, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट। फिर आता है इंटरेस्ट। हाँ सर, इंटरेस्ट आपने जो इरिडीमेबल था उसी में हमें समझा दिया था, और हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है क्या, कि जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे वो किस पर करोगे, ऑन फेस वैल्यू। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, फेस वैल्यू से। हाँ सर, ये हमें समझ में आता है। एमवी अभी देखते हैं, एन का मतलब पहले देख लेते हैं। एन का मतलब है नंबर ऑफ इयर्स। जैसे ऊपर हमने अभी जो क्वेश्चन देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो डिबेंचर इशू किए गए हैं वो 8 सालों के लिए किए गए हैं, रिडीमेबल आफ्टर 8 इयर्स। जैसे ही डिबेंचर को इशू किया 8 साल बाद मैं क्या करूंगा, डिबेंचर होल्डर्स को वापस से उनका पैसा दे दूंगा और उनसे मेरे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट्स हैं वो ले लूंगा। यानी 8 साल के लिए मैंने डिबेंचर इशू किया है। जब भी डिबेंचर आप फिक्स्ड पीरियड के लिए इशू करते हो वो कौन से होते हैं, आपके रिडीमेबल डिबेंचर। तो एन कितना हो गया आपका, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के लिए आपने डिबेंचर को रिडीम करना है, जितने साल बाद, वो यहां पर आ जाएगा कितना, नंबर ऑफ ईयर्स। चलो और देखते हैं नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड भी हमने देख लिया क्या, कि जब भी आप फेस वैल्यू लोगे उसमें से आप जब फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपकी आ जाएगी नेट प्रोसीड। हाँ, दो और बातें ध्यान में रखनी है, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्या करना है, ऐड, लेकिन अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को आपको क्या कर देना है, लेस। अब बात आती है मार्केट वैल्यू, अब बात आती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू भी जैसे नेट प्रोसीड के लिए मैंने क्या बोला, नेट प्रोसीड जो फेस वैल्यू है वही होती है, बस फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करना है। वैसे भी जो मार्केट वैल्यू है ये भी आपकी फेस वैल्यू होती है। बस हमें ये ध्यान में रखना है, जिस समय रिडम्पशन होगा उस समय प्रीमियम होगा तो ये फेस मार्केट वैल्यू अलग हो जाएगी, और उस समय अगर प्रीमियम नहीं होगा तो जो फेस वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू है ये सेम रहेगी। सर ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई, क्या आप थोड़े और अच्छे से समझा पाएंगे क्या? चलो और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक डमी एग्जांपल ले रहा हूं, बीच में चलो डमी एग्जांपल देखना प्लीज आप। मान लीजिए मैंने डिबेंचर इशू की, कितने के, 1 लाख, 1 लाख के डिबेंचर इशू की, है ना। चलो देखते हैं। और मैंने बोला इशू करते समय जो प्रीमियम है वो कितना है, 10,000। वो कितना है,
10,000 और रिडम्पशन करते समय भी कुछ प्रीमियम है, वो कितना है 20,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप शेयर इशू करते हो और जब आप शेयर रिडीम करोगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कितने सालों बाद करोगे, 8 साल बाद। जब इशू करते हो उस समय आपको क्या करना है, फेस वैल्यू लेनी है, जो कितनी है आपकी 1 लाख, और इशू करते समय आपका प्रीमियम कितना है 10,000। जब भी आप फेस वैल्यू में वो प्रीमियम जोड़ देते हो जो इशू के समय का है, तो ये आ जाएगी आपकी नेट प्रोसीड, जो कितनी आ गई 1,10,000। और जब भी फेस वैल्यू में आप जो कितनी है 1 लाख, वो प्रीमियम ऐड कर देते हो जो है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो आपकी क्या आ जाती है मैच्योरिटी वैल्यू या मार्केट प्राइस। तो ये कितनी होगी आपकी 1,20,000। तो दो तरह के प्रीमियम हो सकते हैं, एक प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब भी आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब आपको प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को कंसीडर करना है, और जब भी आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तब आपको कौन सा प्रीमियम कंसीडर करना है, तब आपको प्रीमियम कंसीडर करना है ऑन रिडेम्पशन होगा। आ रही है बात समझ में? सिर्फ इतनी सी बात है, फेस वैल्यू में जब आप इशू वाला प्रीमियम ऐड कर देते हो तो नेट प्रॉफिट बन जाता है, और जब आप फेस वैल्यू में रिडेम्पशन वाला प्रीमियम ऐड कर देते हो तो वो मार्केट वैल्यू बन जाती है। सिर्फ इतनी सी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन तो वैसे ही आपका एट पार पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर लूं, है ना, फिर हम हमारे इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है देखते हैं। 1,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 9%,